अक्षय बायोलॉजी में इससे पहले हम देखे थे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आज हम देखेंगे जो बचा था माइटोकॉन्ड्रिया का जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जीनोम ऑर्गेनाइजेशन का जब हम स्टडी करेंगे तो हमें यह पता रहना चाहिए कि सबसे फर्स्ट एमएससी के जितने भी स्टूडेंट हैं, है ना, फर्स्ट सेम में सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया का जीनोम ऑर्गेनाइजेशन या फिर क्लोरोप्लास्ट का जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जब भी हम जीनोम ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तो चित्र जो है एक सर्कुलर ऐसा लेंगे, एक है ना गोल ऐसे खींच देना। खींचने के बाद जो होता है उसमें क्या करना है कि जितने भी है सब यूनिट्स उसको मैं यहाँ बता देता हूँ। आप जो है उस बेस में एक जीनोम ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, एकदम सिंपल कि जीनोम ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से बनाना चाहिए। तो आप जरूर देखना, जीनोम ऑर्गेनाइजेशन के लिए देखते हैं। ठीक, जब भी हम जीनोम ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तो सबसे फर्स्ट याद रखना कि कलरफुल पेन ले लेना, यूज कर लेना सब। जिसमें सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे कि एक ऐसे गोल बनाएंगे। सबसे पहले जो गोलाकार जो बनाएंगे, यहाँ पर जो सर्कुलर डायग्राम जब हम बनाने वाले हैं जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, जब हम लोग थे एमएससी में तब क्या था कि ये बहुत ही हम लोग को पता ही नहीं था ट्रिक किस प्रकार से बनाना चाहिए। तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा कि आप किस प्रकार से बहुत अच्छे से बना सकते हो इसको, है ना। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे कि एक ऐसे लाइन है ना खींच लेंगे अच्छे से। सेकंड यहाँ पर सॉल्व लेंगे और यहाँ अब नामकरण बचा है हमारा सबसे पहले। तो सबसे फर्स्ट ये जो है दो एरिया में है ना क्या कर दिया हमने, इसको अलग अलग कर दिया, जिनमें सबसे फर्स्ट अब लेबलिंग भी करना है हमें। तो लेबलिंग हम किस बेस में कर सकते हैं? लेबलिंग करने के लिए हमेशा याद रखना कि जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया का जीनोम ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सबसे फर्स्ट यहाँ पर तीन भाग में ये डिवाइड रहेगा, तीन सब यूनिट्स इसमें रहते हैं ना। सबसे फर्स्ट रहेगा इसमें कि सब यूनिट ऑफ, है ना, सब यूनिट ऑफ NADH डिहाइड्रोजिनेस। ठीक, सबसे फर्स्ट रहेगा इनमें। सबसे फर्स्ट लिखेंगे सब यूनिट ऑफ NADH का डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक, नेक्स्ट रहेगा सब यूनिट ऑफ ऑक्सीडेज। ठीक, और तीसरा रहेगा सब यूनिट ऑफ ATP सिंथेसिस। ठीक, सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे हम कि सब यूनिट ऑफ डिहाइड्रोजिनेस NADH का। सेकंड लिखेंगे सब यूनिट ऑफ ऑक्सीडेज किस प्रकार से होगा। नेक्स्ट सब यूनिट ऑफ ATP सिंथेसिस। क्योंकि हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी का, है ना, इसको एनर्जी का पावर हाउस बोलते हैं ऐसा करके। तो ये एटीपी का प्रोडक्शन किस प्रकार से करेगा, कौन से एरिया में करेगा, वो होगा यहाँ एटीपी सिंथेसिस के रूप में, है ना। तो इनका भी एक रीजन पाएगा। तो तीन रीजन है, तीनों रीजन का हम सबसे पहले नाम लिख लेते हैं।
सबसे फर्स्ट ये जो रीजन रहेगा, इस रीजन को कहेंगे सब यूनिट, ठीक, सब यूनिट ऑफ एटीपी सिंथेसिस, ठीक, सब यूनिट ऑफ एटीपी सिंथेसिस, पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन जो यहां से यहां तक के जो एरिया है, इस एरिया को कहेंगे सब यूनिट ऑफ ऑक्सीडेज, ठीक, दूसरा रीजन हो गया। तीसरा रीजन के बारे में देखते हैं, यहां से यहां तक के जो रीजन है इसको बोलते हैं सब यूनिट ऑफ NADH डिहाइड्रोजिनेस, ठीक, ये सबसे फर्स्ट हो गया अपना, फर्स्ट रीजन लिख लिए, ये वाला हो गया। दूसरा रीजन सब यूनिट ऑफ ऑक्सीडेज, ये, और तीसरा एटीपी सिंथेसिस, है ना। नेक्स्ट क्या करते हैं कि अब यहाँ लेबलिंग भी करना है सभी रीजन में। तो सबसे पहले याद रखना कि इसमें 22 मॉलिक्यूल है ना, या फिर 22 यहाँ पर 22 जो है खंड, 22 जो खंड है वो रहेगा tRNA, है ना। इसमें दो जो खंड रहेगा, 2 मोल्स जो है, 2 मॉलिक्यूल्स जो है, ये रहेगा tRNA, तो हो गया, है ना, rRNA, ठीक। नेक्स्ट ये हो गया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो रहेगा, इसमें 13 पॉलीपेप्टाइड रीजन पाया जाएगा, ठीक। जब हम माइटोकॉन्ड्रिया के जीनोम ऑर्गेनाइजेशंस का डायग्राम बनाएंगे तो जितने भी स्टूडेंट हैं MSc वाला जो इस वीडियो को देखेंगे वो हमेशा याद रखना कि जीनोम ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नाम सुन के नहीं लगना चाहिए कि ये डायग्राम नहीं बन सकता। डायग्राम बहुत ही सरल है, बस हमें ये याद रखना है कि ये जो बेसिक है इसका, ये ट्रिक जिसमें 22 मॉलिक्यूल जो है वो tRNA रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब जब हम ऐसे सर्कुलर डायग्राम बनाएंगे उसमें 22 जो खंड है वो सिर्फ और सिर्फ tRNA रहेगा। तो हम डायग्राम को अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि 1 2 3 ऐसे है, तो यहाँ 10 रीजन इसमें भर दो, 10 रीजन यहाँ भर दो, अलग हो गया डायग्राम। और उसके बाद लेबलिंग क्या करना है, tRNA, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं ये रीजन जो है इसको tRNA, है ना। नेक्स्ट जो है यहाँ पास के रीजन्स को भी tRNA, ठीक। नेक्स्ट 2 मॉलिक्यूल्स क्या है, rRNA, यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स अलग दिख रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, rRNA, ठीक, rRNA हो गया। यहाँ एटीपी सिंथेसिस हो रहा है, मतलब इसमें क्या होगा, NAD जो है वो हाइड्रोजन को ग्रहण करके NADH2 का निर्माण करेगा। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट अब क्या है कि ये जो रीजन्स है इसको भी tRNA बोलेंगे, है ना, यहाँ पर भी tRNA, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया के जब जीनोम ऑर्गेनाइजेशन का हम जब डायग्राम बनाएंगे हमेशा याद रखना कि इसमें 2 स्टैंड रहता है। सबसे फर्स्ट जो है इसको बोलते हैं H स्टैंड, ठीक, और दूसरा जो है इसको बोलते हैं L स्टैंड, ठीक। यहाँ जो 1 से जितना भी 16 है ये एक कोडिंग रीजन है, कोडिंग रीजन में क्या होगा कि जैसे कि अगर ह्यूमन में हुआ तो ह्यूमन में क्या रहता है, कोडिंग सिस्टम रहता है ना, जिसको क्रॉस लिंकेज बोलते हैं। क्रॉस लिंकेज में क्या होता है कि यहाँ पास 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स में जो 22 है ना, जो 22 जोड़ी जो क्रोमोसोम्स है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि किस प्रकार से वहाँ जेनेटिक एवोल्यूशन वहाँ होने वाला है। तो ये हो गया अपना लिंकेज। क्रॉस लिंकेज मतलब यहाँ मेल फर्टिलिटी और एक जो फीमेल फर्टिलिटी जैसे ही आपस में क्रॉस करेगा तो उससे बनने वाला जितना भी एक न्यू यहाँ पर पीढ़ी है उनमें किस प्रकार के कैरेक्टर जो है वो आना चाहिए, वो डिपेंड करेगा किस पर, एक्स और वाई क्रोमोसोम्स पर, ठीक। नेक्स्ट इसमें 1 जो है इसमें पूरा केबी लिख देंगे, केबी, ये हो गया अपना माइटोकॉन्ड्रिया का जीनोम ऑर्गेनाइजेशंस का डायग्राम, जिसमें पूरा लेबलिंग है कि नहीं है, यहाँ पास पूरा लेबलिंग है, दिख भी अच्छा रहा है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जितना ज्यादा हो सके कलर पेन यूज करना, है ना, एग्जाम में भी यूज करना। वहां बिल्कुल नहीं बोलते कि आप ये पेन यूज मत करो, है ना, वो आपके ऊपर है, बस रेड और ग्रीन को छोड़ के आप जितना यूज कर सकते हो कर लेना, ठीक। तो यहाँ देख लेते हैं
कि जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उनका जीनोम ऑर्गेनाइजेशन 3 सब यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है। सबसे फर्स्ट है सब यूनिट ऑफ एनएडीएस डिहाइड्रोजनेज और सब यूनिट ऑफ ऑक्सीडेज और तीसरा जो है सब यूनिट ऑफ एटीपी सिंथेसिस। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर को इस प्रकार से बनाएंगे जब जीनोम ऑर्गेनाइजेशन का डायग्राम, तो यहाँ लेबलिंग कर लेना जितना भी है इसके बेस में करना कि जिसमें 22 जो है खंड बनाना है टीआरएनए का, है ना। और नेक्स्ट जो है 2 मॉलिक्यूल जो है वो आरएनए रिप्रेजेंट करना है डायग्राम में कहीं भी, तो एकदम एक साइड ना हो, इसलिए आप क्या कर सकते हो कि जो 2 मोल है मॉलिक्यूल जो है उसको क्या करेंगे बीच बीच में ऐड करके थोड़ा सी आकर्षित बना सकते हो डायग्राम। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर 13 पॉलीपेप्टाइड है ना रीजन पाया जाता है, तो इस 13 पॉलीपेप्टाइड रीजन जो है इसको यहाँ बीच में ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पास 1 ये 2 है ना, ये 3 4 5 6 ये 13। इस प्रकार से क्या करना है, इसको अटैच कर देना, दोनों को आपस में जोड़ देना। जोड़ने से क्या होगा कि इस रीजन को आप लिख लेना यहाँ पास पॉलीपेप्टाइड रीजन, ठीक, इसको भी पॉलीपेप्टाइड रीजन पॉलीपेप्टाइड, ये इस प्रकार से एक लेबलिंग डायग्राम बन सकता है। ठीक, तो ये हो गया अपना माइटोकॉन्ड्रिया का जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। तो एमएससी के जितने भी स्टूडेंट है वो आप इस प्रकार से बना सकते हैं और डायग्राम जो है बहुत ही सिंपल सा है, बस एक यहाँ पास लाइन ऐसे लेना है ना गोलाकार, और उसमें 22 जो है मॉलिक्यूल्स उसमें टीआरएनए को रिप्रेजेंट करना है ना, टीआरएनए उसको यहाँ जोड़ना है, और जिसमें 2 मोल जो है उसको आरएनए और 23 जोड़ी जो है उसमें पॉलीपेप्टाइड रीजन्स को यहाँ पर जोड़ना है। ठीक है, इस प्रकार क्या है कि ये हो गया अपना माइटोकॉन्ड्रिया का जीनोम ऑर्गेनाइजेशन का डायग्राम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से देख सकते हो, पढ़ सकते हो।